आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने डिजाइन थिंकिंग के दरवाजे पर बस एक तरह से दस्तक दी थी। हाँ, समझा था कि ये आखिर है क्या। और आज हम उस दरवाजे को खोलकर अंदर चल रहे हैं, चैप्टर 1 सोच के चरण के साथ। और ये समझना बहुत जरूरी है कि डिजाइन कोई जादू नहीं है जो अचानक से हो जाता है। सही बात। ये एक बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया है, एक सफर है। बिल्कुल। अक्सर लोगों को लगता है कि कोई महान आइडिया बस आसमान से टपकता है, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि असल में ये एक कदम दर कदम चलने वाली यात्रा है, जो एक जरूरत या एक सवाल से शुरू होती है और एक ठोस समाधान तक पहुंचती है। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए आज हम एक असली प्रोजेक्ट की कहानी के साथ साथ चलेंगे, सॉवरेन नाम की एक हाउसिंग एसोसिएशन की कहानी। और एक बेहतरीन उदाहरण है ये देखने के लिए कि कैसे वो 7 चरण डिफाइंड, रिसर्च, आइडिएट, ये सारे हाँ, प्रोटोटाइप, सिलेक्ट, इम्प्लीमेंट और लर्न, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में काम करते हैं। ये रचनात्मकता को एक ढांचा देते हैं ताकि वो भटके नहीं बल्कि सही निशाने पे लगे। तो चलिए सॉवरेन की कहानी के साथ इस डिजाइन प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत दिलचस्प लगे और आप इस किताब के बारे में और जानना चाहें तो इसका लिंक हमारे शो नोट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह की और बातों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, ठीक है? तो किसी भी प्रोजेक्ट का पहला कदम कहाँ से शुरू करें? सॉवरेन के मामले में कहानी शुरू कहाँ से हुई? कहानी शुरू हुई पहले और शायद सबसे जरूरी चरण से, डिफाइन, मतलब समस्या को ठीक से परिभाषित करना। अच्छा। ज्यादातर टीम्स एक्चुअली इस हिस्से को छोड़कर सीधे आइडिया सोचने में कूद पड़ती हैं और वहीं सबसे बड़ी गलती होती है। सॉवरेन के लिए समस्या ये नहीं थी कि हमें एक नया लोगो चाहिए। उनकी असली समस्या ये थी कि वो कई छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी संस्था बने थे। तो उनकी पहचान बिखरी हुई थी। बिल्कुल। तो ब्रीफ था इस बिखरी हुई पहचान को सॉवरेन नाम के तहत एक करना। ये तो बहुत साफ ब्रीफ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता होगा, है ना? मुझे लगता है कई बार क्लाइंट बस ये कहता होगा कि हमें कुछ कूल और स्टाइलिश चाहिए। हाँ, बिल्कुल होता है। उस स्थिति में एक डिजाइनर क्या करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर डिजाइनर का असली काम शुरू होता है। कूल और स्टाइलिश का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसे परिभाषित न करें। सही बात है। तब 5 Ws का सिद्धांत काम आता है। Who, What, When, Where और सबसे जरूरी Why। किसके लिए, क्या, कब, कहाँ और क्यों? हाँ, डिजाइनर का काम है क्लाइंट से ये सवाल पूछकर कूल का मतलब निकालना। यहाँ तक कि ये पूछना भी कि क्या 20-30 साल के लोगों के लिए ब्रोशर सही चीज है भी या नहीं। अच्छा। एक शानदार समाधान अगर गलत समस्या का हो तो वो पूरी तरह से एक असफलता है। मतलब डिजाइनर का काम सिर्फ डिजाइन करना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना भी है। तो ठीक है, सॉवरेन के लिए समस्या परिभाषित हो गई। उन्हें एक एकीकृत पहचान चाहिए। अगला कदम क्या था? सीधे ड्राइंग बोर्ड पर? नहीं, अभी नहीं। अगला कदम था रिसर्च, यानी शोध। रिसर्च? हाँ, ये एक तरह से जासूसी करने जैसा है। आप सुराग ढूंढते हैं। सॉवरेन के केस में डिजाइनर एजेंसी द टीम ने क्लाइंट के साथ कई इंटरव्यूज और वर्कशॉप किए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा कि आपको कौन से रंग पसंद है, बल्कि उन्होंने उनकी कंपनी की आत्मा को समझने की कोशिश की। और उन्हें क्या सुराग मिला? सबसे बड़ा सुराग ये था कि सॉवरेन की असली ताकत वर्तमान और भविष्य के ग्राहकों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है। ये एक कीवर्ड बन गया, संतुलन। अच्छा। हाँ, संतुलन। हाँ, उन्होंने बाजार में मौजूद दूसरे प्रतियोगियों पर भी रिसर्च की, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं और सॉवरेन खुद को उनसे अलग कैसे दिखा सकता है। तो ये मेंटल मॉडल बनाने वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असल में कोई एजेंसी इसे करती कैसे है? मतलब दीवारों पर तस्वीरें चिपकाते हैं या कुछ और? बिल्कुल, कई स्टूडियो ऐसा ही करते हैं। द टीम जैसे स्टूडियो आइडिया बोर्ड्स बनाते हैं। आइडिया बोर्ड्स? हाँ, वे एक बोर्ड पर प्रोजेक्ट से जुड़ी हर चीज लगा देते हैं। प्रतियोगियों के लोगो, अलग अलग इंडस्ट्री से मिली प्रेरणा, किताबों या मैगजीन से काटे गए पन्ने। अच्छा, तो सब कुछ एक जगह पर? हाँ, ये उस प्रोजेक्ट की पूरी दुनिया को एक जगह देखने जैसा है। इससे पहले कि आप कुछ बनाएं, आप उस विषय में पूरी तरह डूब जाते हैं। तो अब हमारे पास सारी जानकारी है, जासूसी का काम हो चुका है। सॉवरेन की टीम जानती है कि संतुलन और निरंतरता, हाँ, निरंतरता उनके मुख्य विचार हैं। अब आता है वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, जहाँ से नए नए आइडियाज निकलते हैं। बिल्कुल, स्टेज 3, आइडिया। हाँ, अब रचनात्मकता को खुली छूट देने का समय है। इस चरण में रिसर्च से मिले सुरागों को विजुअल रूप दिया जाता है। अच्छा। सॉवरेन के मामले में
टीम ने निरंतरता और विकास जैसे शब्दों को ध्यान में रखकर एब्स्ट्रैक्ट आकार बनाना शुरू किया। यहाँ सही गलत की परवाह नहीं की जाती, बस स्केच बनाते जाओ। हाँ, बस स्केच बनाए जाते हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का विजुअल तरीका है। क्या इसका कोई और उदाहरण है, मतलब सिर्फ स्केचिंग के अलावा? जरूर। बारबीकन आर्ट गैलरी ने कलाकार अनीश कपूर के शो के लिए जो काम किया वो बेहतरीन उदाहरण है। रिसर्च स्टूडियोज ने बस कलाकार के नाम को सैकड़ों अलग अलग टाइपफेस में रखकर देखा। कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं। तो बस प्रयोग करते रहे। हाँ, बस प्रयोग करना था, ये देखना कि कौन सा विजुअल अंदाज सबसे ज्यादा असरदार है। ये है विजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो सॉवरेन के पास अब बहुत सारे स्केच और आइडिया हैं, लेकिन एक कागज पर बना स्केच और एक असली ब्रांड पहचान में तो बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा। तो वे इन विचारों को आगे कैसे बढ़ाते हैं? अब हम आते हैं चौथे चरण पर, प्रोटोटाइप, यानी विचारों को एक ठोस रूप देना। प्रोटोटाइप? हाँ, यहाँ विचारों को कागज से उठाकर असल दुनिया में लाया जाता है ताकि उन्हें परखा जा सके। प्रोटोटाइप का मकसद ये परखना होता है कि जो डिजाइन हमने सोचा है, क्या उसे तकनीकी तौर पर बनाना मुमकिन है? क्या वो असल में काम करेगा? मतलब ये जरूरी नहीं कि प्रोटोटाइप एकदम फाइनल प्रोडक्ट जैसा दिखे। बिल्कुल नहीं। आर्किटेक्ट अक्सर बिल्डिंग का मॉडल व्हाइट बोर्ड या कार्डबोर्ड से बनाते हैं, सिर्फ 3D रूप देखने के लिए। हाँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका 3D रूप कैसा लगेगा। मुझे याद है एक प्रोजेक्ट में हम प्रोटोटाइप स्टेज पर थे और हमने कार्डबोर्ड से एक प्रोडक्ट का मॉडल बनाया था। अच्छा। क्लाइंट ने उसे देखते ही कहा, अरे ये तो हमारे सोचे हुए से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो 10 मिनट की बातचीत ने हमें हफ्तों की बर्बादी से बचा लिया। प्रोटोटाइप की यही ताकत है। सही बात है। सॉवरेन के मामले में उन्होंने अपने सबसे अच्छे स्केच को और विकसित करके 3 ठोस डिजाइन विकल्पों में बदला। तो अब सॉवरेन की मैनेजमेंट टीम के सामने 3 डिजाइन रखे गए हैं। ये फैसले की घड़ी है। हम 5वें चरण सिलेक्ट यानी चयन पर पहुंच गए हैं। हाँ। यहाँ चुनाव कैसे होता है? क्या सिर्फ इस आधार पर कि कौन सा सबसे सुंदर दिख रहा है? सुंदरता एक हिस्सा है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या ये डिजाइन उस समस्या को हल करता है जिसे हमने डिफाइन स्टेज में पहचाना था? वापस पहले स्टेप पर। बिल्कुल। सॉवरेन के सामने जो 3 विकल्प थे, उनमें से एक मोबियस स्ट्रिप पर आधारित था। मोबियस स्ट्रिप? ये क्या होता है? ये एक कमाल का आकार है। सोचिए, कागज की पट्टी को आधा घुमाकर उसके सिरों को जोड़ दिया जाए। अच्छा। नतीजा एक ऐसा लूप होता है जिसका सिर्फ एक ही साइड और एक ही किनारा होता है, जो अनंत काल तक चलता रहता है। अरे वाह! ये निरंतरता और संतुलन के विचार के लिए एक बेहतरीन विजुअल प्रतीक था। बिल्कुल। ये सिर्फ सुंदर नहीं था, ये सॉवरेन की कहानी कह रहा था। बिल्कुल, उनकी कहानी कह रहा था। क्लाइंट ने इसीलिए इसे चुना। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि डिजाइनर को एक आइडिया बहुत पसंद हो, पर क्लाइंट किसी दूसरे शायद ज्यादा सुरक्षित विकल्प को चुन ले? उस स्थिति में क्या होता है? ये हर डिजाइनर के करियर में होता है। ये मुश्किल घड़ी होती है, पर अंत में फैसला क्लाइंट का होता है। क्योंकि वे अपने बिजनेस और बाजार को सबसे बेहतर समझते हैं। डिजाइनर का काम अपनी पेशेवर सलाह देना है, लेकिन क्लाइंट की हाँ के बाद ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। तो मोबियस स्ट्रिप वाले लोगों को हाँ मिल गई, डिजाइन चुन लिया गया है, अब तो डिजाइनर का काम लगभग खत्म। नहीं, अब असली काम शुरू होता है। अच्छा। छठा चरण है इम्प्लीमेंट, यानी लागू करना। अब चुने हुए डिजाइन को हकीकत में बदलना है। इस चरण में डिजाइनर एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है। अच्छा। उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि लोगों का सही रंग प्रिंट हो, वेबसाइट पे सही तरीके से दिखे और गाड़ियों पर उसकी साइज ठीक हो। मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा। सॉवरेन के केस में इस नई पहचान को स्टेशनरी, आईडी कार्ड, साइन बोर्ड, गाड़ियों, हर चीज पर लागू किया गया। द डेलेफील्ड होटल का ब्रोशर कवर इसका एक और शानदार उदाहरण है। उसमें दरवाजों की एक तस्वीर है जो स्वागत का प्रतीक है। वो एक कवर फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी, डिजाइन और प्रिंटिंग का बेहतरीन संगम है। इम्प्लीमेंटेशन में एक भी चीज गलत हो जाए तो पूरा असर खत्म हो सकता है। और अब सॉवरेन का नया ब्रांड दुनिया के सामने है। गाड़ियों पर नया लोगो है, दफ्तरों पर नए साइन बोर्ड हैं। तो क्या अब ये प्रक्रिया खत्म हो गई? एक तरह से प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन प्रक्रिया नहीं। आखिरी और 7वां चरण है लर्न, यानी सीखना। और ये सिर्फ अंत में नहीं होता, ये पूरी प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। अच्छा। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद सॉवरेन और उनकी डिजाइन टीम ने ग्राहकों से फीडबैक लिया। क्या लोगों को नई पहचान पसंद आई?
क्या इससे ब्रांड को लेकर उनकी सोच में कोई बदलाव आया? मतलब जो भी सीखा वो अगले प्रोजेक्ट के लिए एक तरह से प्राइमरी रिसर्च बन गया। बिल्कुल। ये नहीं, इसे ऐसे समझिए कि ये एक चक्र है, एक ऐसा साइकिल जो कभी खत्म नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर्स गिल्ड के लोगो का रीडिजाइन इसका सटीक उदाहरण है। उस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही क्लाइंट के इस फीडबैक से हुई थी कि उनका पुराना लोगो अब उनके लक्ष्यों को नहीं दर्शाता। तो लर्न स्टेज ही अगले प्रोजेक्ट का डिफाइन स्टेज बन गया। एग्जैक्टली। तो ये थी सॉवरन के बहाने डिजाइन प्रक्रिया की पूरी कहानी, शुरू से आखिर तक। डिफाइन, रिसर्च, आइडिएट, प्रोटोटाइप, सिलेक्ट, इम्प्लीमेंट और लर्न। ये कोई सीधी रेखा नहीं है, कई बार आपको एक कदम पीछे भी जाना पड़ता है। ये एक ढांचा है जो रचनात्मकता को भटकने से बचाता है और उसे सही दिशा देता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, हमने इसे एक डिजाइन प्रक्रिया के रूप में देखा है, लेकिन क्या इन 7 चरणों को, खासकर आइडिया बनाने से पहले समस्या को ठीक से परिभाषित करने के अनुशासन को, किसी और क्षेत्र में समस्याओं को सुलझाने के लिए लागू किया जा सकता है? मतलब डिजाइन से बाहर। हाँ, चाहे वो बिजनेस स्ट्रैटेजी हो, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो या कुछ नया सीखना ही क्यों ना हो। ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई और आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह के और विश्लेषण के लिए हमें फॉलो करें। अगली बार मिलते हैं।